बलूचिस्तान पर ईरान के हमले का जवाब दिया पाकिस्तान ने, कहा आतंकवादियों के ठिकाने पर किए हमले। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted. आज सुबह पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों के खिलाफ मिली विश्वसनीय खुफिया जानकारियों के आधार पर कार्रवाई की गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा हमले में आम नागरिक मारे गए। पर अब ईरान क्या करेगा? कूटनीति के स्तर पर ये सॉल्व हो चुका है, ऐसा लगता है चीजों से, और ये मसला आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि न फ्लाइट्स बंद हुई हैं, न उन्हें एक दूसरे के, यानी हमारे ऊपर से फ्लाई जोन जो है वो उन्होंने किसी ने अपना बंद किया है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों को फिर बनाया निशाना, हूती विद्रोहियों को वैश्विक आतंकवादी सूची में डाला। Earlier today, the Secretary of State announced the designation of the Houthis as a specially designated global terrorist, effective February 16th for threatening the security of the United States. लेकिन उससे पहले देश और दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। इस्राएली सेना ने गजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस पर हमले तेज कर दिए हैं और अब ये भीषण लड़ाई इस इलाके के सबसे बड़े अस्पताल के करीब पहुंच गई है। मेडिकल चैरिटी मेडिसा सौ फ्रॉन्टिए, जिनके एक सर्जन नासिर अस्पताल में कार्यरत हैं, उन्होंने कहा है कि इस्राएली सेना ने रात भर उसके पास के क्षेत्र पर भारी बमबारी की। वहां शरण ले रहे हजारों विस्थापित नागरिक हमले के बाद दहशत में वहां से भाग गए। इस्राएली सेना का कहना है कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में 60 चरमपंथियों को मार गिराया है। हमास द्वारा संचालित गजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से 16 लोग एक घर पर हुए हमले में मारे गए हैं। बुधवार रात लाल सागर में जेंको पिकाडी नाम का एक व्यापारिक जहाज ड्रोन हमले का शिकार हुआ है, जिसके बाद भारतीय नौसेना की जंगी बेड़ा INS विशाखापट्टनम हरकत में आया। जेंको पिकाडी जहाज पर 22 क्रू मेंबर हैं, जिनमें से 9 भारतीय हैं। INS विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल से लैस एक युद्धपोत है जो 21 नवंबर 2021 में औपचारिक तौर पर भारतीय नेवी का हिस्सा बना था। पूछताछ के लिए ईडी की ओर से भेजे गए ताजा समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ईडी ने नोटिस भेजकर 18 या 19 जनवरी में किसी एक दिन पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। केजरीवाल ने कहा कि ये गैर कानूनी नोटिस है। इससे पहले सामान्य और बिना विशेष कारण बताए भेजे गए नोटिसों को कोर्ट ने निरस्त कर दिया और गैर कानूनी करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बारे में उन्होंने ईडी से कई बार लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। आज पत्रकारों से उन्होंने कहा ईडी ने उन्हें 4 समन भेजे, लेकिन सभी गैर कानूनी हैं। ये नोटिस राजनीतिक साजिश के तहत भेजे गए हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। उधर चंडीगढ़ में आज मेयर चुनाव होना था, मगर ये चुनाव टल गया है। ये चुनाव पीठासीन अधिकारी के बीमार होने के चलते टाला गया है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव टाले जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आज चुनाव की तारीख थी, आज चुनाव होने चाहिए थे। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और बच्चे जैसा बर्ताव कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक रेल यात्री को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय रेलवे ने TTE को सस्पेंड कर दिया है। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भेजी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस तरह के दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। TTE को निलंबित कर दिया गया है। बिल्किस बानो के गैंगरेप मामले में 5 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन दोषियों ने सरेंडर किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से और समय मांगा है। जस्टिस BV नागरत्ना इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बारे में एक बेंच का गठन करने के संबंध में पूछा जाए ताकि शुक्रवार को सुनवाई की जा सके। वकीलों की ओर से कोर्ट में बताया गया है कि दूसरे दोषी भी अदालत का रुख कर सकते हैं और सरेंडर किए जाने के लिए वक्त मांग सकते हैं।
ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। बलूचिस्तान में ईरान के हमलों के 2 दिन बाद अब पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमले किए हैं। आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमले किए थे। ईरान का कहना है कि उसने जैश अल अदल नाम के संगठन को निशाना बनाया, जो उसके यहाँ लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। ईरान के इस हमले के जवाब में पाकिस्तान की सेना ने आज सुबह ईरान के सिस्तान ओ बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के खास तौर पर चिन्हित ठिकानों पर हमले किए। ये जो ऑपरेशन चलाया गया उसका कोड नेम है मार्ग बॉर समाचार। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर ईरान में शरण लेकर रह रहे पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों को निशाना बनाया, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर जनरल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल से कहा कि पाकिस्तान ने सरहद के एक गांव पर हमला किया और इस हमले में 3 महिलाएं और 4 बच्चों की मौत हुई। मरने वाला कोई भी ईरान का नागरिक नहीं है। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया इरना के मुताबिक पाकिस्तान के हमले में 9 नागरिक मारे गए हैं। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा कि इस हमले में 3 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 पुरुष मारे गए हैं। ये हमला जहां हुआ वो ईरान की सरहद से 3-4 किलोमीटर दूर है। ईरान के गृह मंत्री कह रहे हैं कि इस हमले में 3 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 पुरुष मारे गए। ये हमला वहां हुआ जो ईरान की सरहद से 3-4 किलोमीटर दूर है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस ऑपरेशन की जानकारी दी। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted. आज सुबह पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों के खिलाफ मिली विश्वसनीय खुफिया जानकारियों के आधार पर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को हर खतरे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कार्रवाई सभी खतरों के खिलाफ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प को दिखाता है। This morning's action was taken in light of credible intelligence. इस बेहद जटिल ऑपरेशन का सफल निष्पादन पाकिस्तान की सेना के प्रोफेशनलिज्म का प्रमाण है। पाकिस्तान अपने लोगों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सभी जरूरी कदम उठाना जारी रखेगा। पाकिस्तान ईरान के इस्लामी गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह से सम्मान करता है। The sole objective of today's act was in pursuit आज की of कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा और सर्वोपरि राष्ट्रीय हित की रक्षा करना था और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये थी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जो ये कोड नेम है मार्ग बार समाचार, इसका मतलब क्या है आखिर? सुमिरन, जो पाकिस्तान ऑब्जर्वर से जुड़े फारूक सलीम हैं, उन्होंने इसका अभियान का मतलब समझाया है। उन्होंने लिखा है कि मार्ग का अर्थ है मौत, बार का अर्थ है को या खिलाफ और समाचार का अर्थ है नेतृत्व, प्रमुख या कमांडर। फारूक सलीम लिखते हैं कि पाकिस्तान मूल के आतंकवादी जो ईरान में हैं वो खुद को समाचार कहते हैं, यानी मार्ग बार समाचार अभियान का मतलब है ईरान में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों के नेता के खात्मे का अभियान। तो ये तो हुआ इस कोड नेम का मतलब। पाकिस्तान का कहना है कि पिछले कुछ सालों में ईरान से बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने बार बार खुद को समाचार कहने वाले पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों को ईरान में सुरक्षित पनाह मिलने को लेकर सुरक्षा चिंता जताई थी। ये लोग ईरान के भीतर उस इलाके में रहते हैं जहां सरकार की पहुंच नहीं है। इस संबंध में उन्होंने ईरान को इनकी मौजूदगी और आतंकी गतिविधियों को लेकर कई सबूत दिए थे, लेकिन इनके खिलाफ कोई खास कदम नहीं उठाया गया। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के सशस्त्र बलों की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और हमारे नागरिकों की भलाई सब सर्वोपरि है। पाकिस्तान ने शांति और सुरक्षा के लिए बिल्कुल उचित कूटनीतिक और सैन्य जवाब दिया है। हम अपने 2 पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी रक्षा का अधिकार उसे है। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों पर बलूचिस्तान के चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BALA ने भी इस बात पर बयान दिया है। BLA के प्रवक्ता आजाद बलोच की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में
PFLA की मौजूदगी नहीं है। पाकिस्तान ने आम नागरिकों को अपने हमले का जो है शिकार बनाया है। आजाद बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके कब्जाधारी बलों ने ईरान के कब्जे वाले बलूचिस्तान यानी कि पश्चिमी बलूचिस्तान में BLA और अन्य स्वतंत्रता समर्थक संगठनों को निशाना बनाया है और BLA जो है पाकिस्तान के दावों को खारिज करती है। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के इन हमलों में बेगुनाह लोगों की जान गई है। बयान में कहा गया है कि BLA ने मजबूती से स्पष्ट किया है कि वे पाकिस्तान और ईरान दोनों को ही बलूच जमीन का बराबर का कब्जेदारी मानता है और BLA की कभी ये नीति नहीं रही है कि वो एक कब्जाधारी से मदद ले और दूसरे से लड़े। यहीं पर आपको बता दें कि यदि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस समय bbchindi.com की जो लीड खबर है वो यही है, जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे काम करता है, इसको आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो सुमरन, पहले ईरान ने पाकिस्तान के इलाकों पे हमला किया, फिर पाकिस्तान ने ईरानी इलाकों में हमला किया। क्या दोनों देशों के बीच आगे तनाव बढ़ने वाला है या फिर शांति के लिए कदम होंगे? तस्वीर जल्द होगी, साफ होगी। लेकिन इस बीच जो चर्चा तेज है कि दोनों देशों की सैन्य ताकत की अगर बात करें तो कौन किस पर भारी है, सुनते हैं इस्लामाबाद से BBC संवाददाता शुमेला जाफरी को। पाकिस्तान में ईरान के मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद इस्लामाबाद ने तेहरान से अपने एम्बेसडर को तो वापस बुला लिया था, लेकिन यहाँ पर ये बहुत चैटर हो रहा था कि क्या पाकिस्तान का रिस्पांस यहीं तक लिमिटेड रहेगा या फिर मिलिटरीली भी स्ट्राइक्स का जवाब दिया जाएगा। तो आज सुबह सवेरे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने ईरान में कुछ मिलिटेंट्स ठिकानों को निशाना बनाया है और इसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के कई मिलिटेंट्स मारे गए हैं। ईरान की तरफ से भी इस डेवलपमेंट की कॉन्फर्मेशन की गई और उनकी तरफ से भी यही जो है मीडिया को बताया गया है कि कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन वो ईरानी नहीं हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कुछ फियर्स हैं, वो ये कि अब क्या ये सूरत हाल और बिगड़ेगी, एस्केलेशन बढ़ेगी या मामलात यहाँ पर रुक जाएंगे। इसके अलावा एक जो है यहाँ पर खदशा या फियर ये भी है कि कहीं पाकिस्तान एक मिडल ईस्ट में जो ऑनगोइंग क्राइसिस है उसमें किसी तरह इन्वॉल्व ना हो जाए इन डेवलपमेंट्स के बाद। हमने फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट फराज नकवी से बात की और उनसे पूछा कि इन डेवलपमेंट्स के पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों पर क्या इम्पैक्ट और असरात होंगे। देखिए, मेरी नज़र में जो ईरान के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक़ है वो अफगानिस्तान और इंडिया से दोनों से मुख्तलिफ है और जो काउंटर टेररिज्म पे जो एफर्ट्स हुए हैं वो हमेशा से ये रहा है कि जॉइंट कोलैबोरेशन हो बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। इस तमाम सिनेरियो में ईरान का अटैक करना पाकिस्तान पे ये ना सिर्फ एक सैड अफेयर है बल्कि ये इसने पाकिस्तान को ट्रस्ट डेफिसिट में भी मुब्तला किया है ईरान के साथ। क्योंकि आप देखें ये उस मौके पे ये अटैक किया गया है कि जब पाकिस्तान की नेवल फ्लीट ऑलरेडी ईरान में मौजूद थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नेवल ड्रिल्स करने के लिए। पाकिस्तान का बिजनेस डेलीगेशन चाबहार पोर्ट में मौजूद था और ईरान का सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान आए हुए थे। तो इन तमाम हाई लेवल प्रोफाइल मीटिंग्स के दौरान इस तरह का अटैक होना आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटेड भी है और पाकिस्तानी स्टेट और आवाम को इससे बहुत ज़्यादा शॉक भी मिला है। लेकिन इसके बदले में आप देखें पाकिस्तान ने भी आज अटैक किया है BLA के कुछ आउटफिट्स को जो कि सिस्तान में मौजूद थे। तो अब क्योंकि पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है जो कि देना ज़रूरी भी था ताकि टू मेंटेन इट्स डेटरेंस, आई थिंक अब मामलात को ठंडे दिमाग से हल करना चाहिए। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो हुई है इरानियन फॉरेन मिनिस्टर की और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की, आई थिंक दैट वाज ए गुड स्टेप। इसको थोड़ा सा मज़ीद सस्टेन करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ जो मामला जितने पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे जा रहे थे उसको दोबारा उस लेवल पे लाने के लिए बहरहाल टाइम लगेगा। अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें, फायर पावर की बात करें, तो ईरान और पाकिस्तान जो हैं उनके दरमियान कैसा बैलेंस है या क्या कंपैरिजन है? देखें, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एक तो न्यूक्लियर पावर है और फायर पावर पाकिस्तान की ईरान से काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान के जो मिलिट्री आर्सनल्स हैं वो ईरान की निस्बत बहुत एडवांस्ड है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ईरान की बात करें तो ईरान की जो मिलिट्री पावर है वो उनके दो चीज़ों पे मुनहसर करती है। एक तो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और दूसरा उनका प्रॉक्सी वॉर है। हम देखते हैं कि ईरान की बहुत ज़्यादा प्रॉक्सीज मौजूद हैं पूरे मिडल ईस्ट में भी, अफगानिस्तान में भी। तो इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि दोनों की वेपन्स टू वेपन कंपैरिजन किया जाए, लेकिन दोनों की सलाहियत देखी जानी चाहिए। तो पाकिस्तान की जहाँ पे मिलिट्री सलाहियत वेपन्स के हवाले से ईरान से बेहतर है, वहाँ दूसरी तरफ ईरान की जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है, जो उनकी मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, वो बहुत बेहतर है। बल्कि वो दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ का सबसे बेहतर इस्तेमाल करता है बनिस्बत दीगर ममालिक। अब पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, अब ईरान क्या करेगा? क्या ईरान की तरफ से दोबारा कोई पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स हो सकती है?
देखें, ये कहना कबल वक्त है, और अगर इस तरीके से स्ट्राइक की गई तो ये मामले को एस्केलेशन की तरफ लेके जाएगा, जो कि ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, ना ईरान ही इसका मुतहम्मिल हो सकता है। देखें, स्टार्ट जो किया था वो ईरान की तरफ से हुआ था और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया जो बिल्कुल जस्टिफाइड था। अब मामले को बेहतरी की तरफ और रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहिए, और इसके लिए पॉलिटिकल चैनल्स का दोबारा से रिवाइव होना ज़रूरी है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे वो सेकंड ट्रैक डिप्लोमेसी के थ्रू हो, चाहे वो किसी सॉफ्ट बिजनेस टू बिजनेस या पीपल टू पीपल डेलीगेशन हो, लेकिन इसका दोबारा से मिलिट्री रिस्पांस देना मामले को गड़बड़ की तरफ लेके जा सकता है। तो शुमेला जाफरी बात कर रही थी एक्सपर्ट से, जो कि बता रहे थे कि कहाँ पर क्या हो सकता है। वहीं एक पेच नहीं कहेंगे, एक और देश है चीन। पाकिस्तान के पड़ोसी मित्र देश चीन ने भी अपील की है कि दोनों देश संयम अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें। बीजिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन पाकिस्तान और ईरान के बीच मध्यस्थता करने का इच्छुक है। 伊朗和巴基斯坦是近邻，也都是中国的友好国家，是有重要。 विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कह रही हैं, ईरान और पाकिस्तान करीबी पड़ोसी हैं और दोनों ही देश प्रभावशाली हैं, साथ ही चीन के मित्र देश हैं। चीन को पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष शांति और संयम बरतेंगे और तनाव को बढ़ने से रोकेंगे। यदि उन्हें जरूरत पड़ी तो हम रचनात्मक भूमिका निभाने को भी तैयार हैं। तो ये चीन का आपने बयान सुना। उधर जब ईरान ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की थी तो आपको याद दिला दें, अमेरिका ने ईरान की कार्रवाई को पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई थी। और उस वक्त भारत ने भी कहा था कि ये दोनों देशों का आपसी मामला है, मगर भारत आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और आत्मरक्षा के लिए देश इस तरह के कदम उठा सकते हैं। तो अब जो स्थिति है, अब से कुछ देर पहले मैंने संपर्क साधा ईरान की राजधानी तेहरान में वरिष्ठ पत्रकार जहरा जैदी से और पूछा कि पाकिस्तान के हमले को ईरान में कैसे देखा जा रहा है और अब ईरान क्या करेगा। देखिए, सिचुएशन ऐसी कि जिस वक्त ईरान ने अटैक किया था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कई बार हो चुका है कि वहां पे लोग आते हैं, दहशतगर्द टेररिस्ट वहां से आते हैं पाकिस्तान से, और वो अंदर घुस के मार देते हैं फौजियों को जो वहां पर हैं, और उसके बाद वो भाग जाते हैं पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान की हुकूमत से कहा जाता था कि भाई शिकायत अगर की गई तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे पाकिस्तानी हुकूमत कुछ कर नहीं रही या कर नहीं पा रही है, ज्यादा ये था कि कर नहीं पा रही है। इसके अलावा ये कि जो हर काम जो है वो दाइश के नाम पे कर दिया जाता है। दाइश यानी कि इस्लामिक स्टेट, जी, उसको दाइश यहाँ पे फारसी के उससे जो होता है, तो इसलिए ईरान ने बिल्कुल पिन पॉइंट करके उनके अड्डे पर मारा था। पाकिस्तान के अंदर घुसा नहीं था ईरान, बल्कि उसने सिर्फ मारा था। ये रिएक्शन ईरान में तो जाहिर है कि नॉर्मल उसमें लिया गया कि भाई जब रोजाना ये तमाशे हो रहे हैं बॉर्डर पे तो कुछ का कुछ इलाज तो होना ही चाहिए। बहरहाल उसके बाद जब आज सुबह ये जो हमला हो गया ईरान पर जो हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि कोई खास रिएक्शन जो मेन मीडिया है उस पर नहीं है। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान में भी जैसे थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ हल्का मीडिया रख रहा है, तो उसका अंदाजा ये हुआ कि जैसे इन्होंने वहां मारा था तो वहां पे जो ये बलूचिस्तान के अलग होने वाले लोग जो हंगामा कर रहे हैं, और इसमें जाहिर बाहरी लोग ही होते हैं, तो उनके अड्डों को पाकिस्तान ने निशाना। अब दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साध लिया, तो इसका मतलब है कि मामला खत्म। सरकारी तौर पे ऐसा वो नहीं हुआ है, बल्कि एक दूसरे के यहाँ छुपे हुए जो टेररिस्ट थे उन पर अटैक हुआ है, जो चीज सामने आई। और जो पाकिस्तान के भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, और ईरान में भी जो थोड़ा बहुत कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि इन्होंने अटैक किया था, तो फिर उन्होंने भी अगर टेररिस्ट पे अटैक किया है कि जिससे वो परेशान है, तो जाहिर है कि वो अपने पब्लिक को भी बचा सेव करना चाह रहे हैं और अपने इलाके को भी सेव करना चाह रहे हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से बहुत ही मतलब नॉर्मल वो है, कोई ताल्लुकात पे भी असर नहीं पड़ा है। जहरा जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की ओर से बयान देखें या फिर ईरान की ओर से बयान देखें, दोनों ओर के बयान लगभग एक जैसे हैं, जिसमें दोनों ने कहा है कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी का सम्मान करते हैं और दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि ये मामला जो है, क्या आपको लगता है कि आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर विदेश नीति या फिर कूटनीति के स्तर पर इसको सॉल्व कर दिया जाएगा?
कूटनीति के स्तर पे सॉल्व कर लिया जाएगा नहीं, बल्कि कूटनीति के स्तर पर ये सॉल्व हो चुका है ऐसा लगता है चीजों से। और ये मसला आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि न फ्लाइट्स बंद हुई हैं, ना उन्हें एक दूसरे के यानी हमारे ऊपर से फ्लाई जोन जो है वो उन्होंने किसी ने अपना बंद किया है, और न किसी दूसरे ताल्लुकात पे, बल्कि किसी हद तक ये ऐसा लगता है कि इस मामले में टेररिस्ट अटैक के मामले में और टेररिज्म के मामले में दोनों देशों की जो सरकारें हैं उनमें तो कुछ मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन ये मेरा अपना ख्याल। चीन का क्या रोल है, क्योंकि चीन भी दोनों का दोस्त है और वो कह रहा है कि हम मीडिएटर बनने के लिए तैयार है। नहीं, वो मीडिएटर वो बनने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ मीडिएशन की जरूरत नजर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और चीन यूं भी आमतौर से मीडिएशन के अलावा तो ज्यादा कुछ किसी के लिए भी नहीं करता, किसी भी देश के लिए नहीं करता, तो इसलिए हर एक को अपने तौर पर अपनी सरहदों का खुद ख्याल रखना होता है, खुद अपने पड़ोसियों से अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी होती है, तो चीन के मीडिएशन की कोई जरूरत नहीं नजर आ रही है। चीन के मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है ईरान से की राजधानी तेहरान से वरिष्ठ पत्रकार जहरा जैदी को। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे। मुझे रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट मिली है और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है हमारी जिसमें बहुत पीछे है, वो पूरी आई वुड से रेवेन्यू एंड टैक्सेशन पे डिपेंडेंट है। बीपीएससी की जो टॉपर है उनसे छोटी सी बातचीत भी हम आपको सुनवाने वाले हैं। समय कम है, चंद टिप्पणियां ही लूंगा। कुलदीप सिंह जाखड़ लिख रहे हैं कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध के चलते पश्चिम और मध्य एशिया की शांति और स्थिरता को लेकर जो संकट पैदा हुआ है, अमेरिका हूती कड़वाहट और ईरान पाकिस्तान के कारण गहराता दिख रहा है। उसके अलावा कई श्रोता हमसे पूछ रहे हैं, परमार राम हिंद जय हिंद कह रहे हैं कि दोनों देश युद्ध की स्थिति में नहीं है। कई श्रोता हमसे पूछ रहे हैं ये जो लिबरेशन आर्मी है ये क्या चीज़ है। तो मैंने आपको बताया कि bbchindi.com पर एक पूरा का पूरा एक पूरी स्टोरी लगी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो प्रमोद हैं जो कह रहे हैं कि क्या अब विश्व तीसरे युद्ध की ओर पहुंच गया है, और अब्दुल वाहब है जो कह रहे हैं मैं BBC 1992 से सुनता आ रहा हूँ। श्री राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम गोस्वामी है, रविंद्र त्रिपाठी हैं जो कह रहे हैं कि ईरान ने जो हमला किया है उससे ज़्यादा वो सही था और पाकिस्तान नाटक करता है, ऐसा वो लिख रहे हैं। उपेंद्र मणि त्रिपाठी लिख रहे हैं कि दोस्त दोस्त न रहा, ईरान पाकिस्तान जंग। हीरालाल रॉय लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ईरान के लिए कदम फूंक फूंक कर बढ़ाने चाहिए, और ईरान और पाकिस्तान। वीरेंद्र कुमार शर्मा लिख रहे हैं ईरान पाकिस्तान दोनों ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब इस पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। अमेरिका ने एक बार फिर से हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने लॉन्च के लिए तैयार 14 लोड की जा चुकी मिसाइलों को निशाना बनाया है। सेना के मुताबिक ये हमले जरूरी थे, वरना हूती विद्रोही मिसाइल दागने की तैयारी में थे। ये अमेरिका की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई है। दरअसल बुधवार रात लाल सागर में जेनको पिकार्डी नाम का एक व्यापारिक जहाज ड्रोन हमले का शिकार हुआ। अदन के बंदरगाह से करीब 100 किलोमीटर दूर दक्षिण में ये हमला हुआ, और ये जो जहाज़ है ये दरअसल मालवाहक जहाज़ है, और इस जहाज़ को चलाने वाली कंपनी जेनको का कहना है कि क्रू के किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई और जहाज़ को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उसकी मिसाइलें सीधा अमेरिकी बल्क कैरियर जेनको पिकार्डी से टकराई हैं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि इन मिसाइलों से कारोबारी बेड़ों और इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों को खतरा था और इन मिसाइलों को कभी भी दागा जा सकता था। इसकी वजह से ये जो कार्रवाई थी वो करनी पड़ी। इन हमलों और हमारी ओर से उठाए गए अन्य कदमों से लाल सागर, बाब अल मंदाब और अदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारिक शिपिंग गतिविधियों पर हमले करने की हूती विद्रोहियों की क्षमता को ये कम करेगा। दरअसल जिस इलाके में हमला हुआ वहां पर यमन के हूती विद्रोही सक्रिय हैं। वो लगातार, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने पहले भी हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए थे। अब अमेरिका ने ये घोषणा की है कि वो यमन के हूती विद्रोहियों को वैश्विक आतंकवादी संगठनों यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में डाल रहा है। जो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा, Earlier today, the Secretary of State announced the designation of the Houthis as a specially designated global terrorist. आज विदेश मंत्री ने हूती विद्रोहियों को वैश्विक आतंकवादी समूह की सूची में शामिल करने की घोषणा की है, जो कि 16 फरवरी से प्रभावी होगी। वजह यह है कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश की और लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों के साथ साथ अमेरिकी और साझेदार नौसैनिक जहाज़ों पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले
लॉन्च किए हैं। हूती विद्रोहियों के नेतृत्व ने इस कदम को युद्ध की घोषणा बताया और हूती विद्रोहियों का कहना है कि इसराइल जब तक गजा पर हमले नहीं रोकता तब तक इसराइल आने जाने वाले जहाज़ों को वो निशाना बनाता रहेगा। हूती विद्रोहियों के जो नेता है मोहम्मद अल बुखैती ने बीबीसी से कहा, अंसार अल्लाह यानी कि हूती विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन घोषित करना अमेरिका के दिवालियापन और सैन्य अक्षमता का प्रमाण है। हमारा युद्ध अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ है, इसलिए हमले जारी रहेंगे। ये प्रस्ताव अमेरिका की विश्वसनीयता को भी खत्म करेगा, क्योंकि हम आतंकवादी संगठन नहीं हैं, बल्कि हम खुद नरसंहार को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और गजा में लोगों की घेराबंदी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन तक भोजन, पानी, दवा और ईंधन पहुंच सके। इस बीच कई बड़ी तेल कंपनियों और शिपिंग कंपनियों ने इस इलाके से बचते हुए दूसरे समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी, और अगर हम इसराइल और गजा की बात करें तो फ़लस्तीनियों तक अब मदद पहुंचने की कोशिश कर रही है, कोशिश हो रही है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने हाल ही में एक संयुक्त प्रतियोगिता परिणाम घोषित किए। इस इम्तिहान में पटना सिटी की प्रियांगी मेहता ने टॉप किया है और इस परीक्षा में 10 टॉपर में 6 लड़कियां हैं। बीबीसी की सीटू तिवारी ने ये रिपोर्ट दर्ज की। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने हाल में 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परिणाम घोषित किए हैं। इस इम्तिहान में पटना सिटी की प्रियांगी मेहता ने टॉप किया है। बीपीएससी की इस परीक्षा में पहले 10 टॉपर में 6 लड़कियां हैं। प्रियांगी सोमवार रात से ही ठीक से नहीं सो पाई हैं, लेकिन उन्हें इसका जरा सा गम नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में भी मंगलवार सवेरे से ही प्रियांगी के घर में लोगों का आना जाना लगा है। उस वक्त तो काफ़ी रात हो चुकी थी, मैं सो रही थी, तो मम्मी ने बोला कि अरे तुम टॉप कर गए। मतलब अच्छा मजाक कर रही हो, अचानक से ये कहाँ से आया। तो फिर पापा ने बोला कि किसी ने कॉल किया था मीडिया से कि अच्छा आपकी बेटी टॉप कर गई। मैंने बोला फ़ोन दीजिए। उन्होंने फ़ोन दिया तो उन्होंने बोला हाँ आपने टॉप किया है। तो मेरे को डिसबिलीफ, प्रैंक हो रहा है क्या, किसी कोई रिश्तेदार ने मजाक तो नहीं किया मेरे साथ। तो फिर उन्होंने बोला मैं पीडीएफ भेजता हूँ। तो मैंने उनका पीडीएफ देखा, फिर मैंने खुद बीपीएससी की वेबसाइट विजिट की, वहाँ पे डाउनलोड किया, तब मेरे को हाँ आई वॉज अश्योर्ड कि ठीक है रिजल्ट है। फिर भी मेरे को पूरी रात लगी उस सेटल इन होने में कि हाँ फाइनली आई हैव मेड इट टू द लिस्ट। पटना सिटी के संदलपुर की रहने वाली प्रियांगी शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज रही। बीपीएससी को टॉप करके अब वो राजस्व अधिकारी के तौर पर काम करेंगी। मेरा पोस्टिंग अभी मतलब मुझे रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट मिली है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसके थ्रू जैसे कि टैक्सेशन और जो फिस्कल पोजीशन होती है स्टेट की, उसका डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल रोल होता है। और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं दे आर द लिंक इन दैट चेन। तो इफ वी आर ऑनेस्ट, इफ वी आर डूइंग आवर वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, देन डेफिनेटली बिहार विल बी अ डेवलप्ड स्टेट। एंड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है हमारी, जिसमें हम बहुत पीछे है, वो पूरी आई वुड से रेवेन्यू एंड टैक्सेशन पे डिपेंडेंट है, बिकॉज इट इंश्योर्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। तो एज अ रेवेन्यू ऑफिसर मुझे लगता है कि मैं उस फील्ड में बहुत स्कोप है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सेल्फ स्टडी पर जोर देने वाली प्रियांगी का ये बीपीएससी का पहला प्रयास था। वो कहती हैं कि करियर का विकल्प चुनने से पहले हम सबको अपने दिल की सुननी चाहिए। जैसे कहते हैं ना आपका इंस्पिरेशन आपके अंदर होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली ड्रिवन हूँ। अगर मेरे को इंट्यूशन, आई एम वेरी इंट्यूटिव, यू नो, इफ़ आई फील लाइक दिस इज़ द राइट वे टू डू इट, मैं वही करूँगी। इफ़ आई डोंट फील लाइक दिस इज़ द राइट वे टू, मैं नहीं करूँगी। तो और बहुत लंबा प्रोसेस था। जैसे मैंने बोला 9-10 से मेरे दिमाग में था, तो मैं ग्रेजुअली रीड करती रहती थी, मैं कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करती रहती थी अपनी रीडिंग राइटिंग। वो धीरे धीरे करते करते यू नो क्यूमुलेटिव वो एक दिन ऐसा रिजल्ट आ गया। बेहद सामान्य घर से ताल्लुक रखने वाली प्रियांगी के दादा राजेश्वर प्रसाद बिहार सरकार के सिंचाई विभाग के कर्मचारी थे। प्रियांगी के पिता मिथिलेश कुमार की कंप्यूटर की रिपेयरिंग की दुकान है। वहीं मां अर्चना देवी गृहिणी है। 3 बहनों में सबसे बड़ी प्रियांगी अपने खानदान की पहली अफसर बिटिया है। पहले से मुझे था कि अच्छी करेंगी, क्योंकि 2018 में इंटर ये टॉपर थी, सेकंड टॉपर थी, और शुरू से मेधावी छात्र रही है। इनको पढ़ने के लिए कभी बोलना नहीं पड़ता था। इस आधार पर मैंने उम्मीद किया था कि इनका रैंक अच्छा ही आएगा, और सामने देखिए रैंक फर्स्ट आ गया। ये बहुत खुशी की बात है। सुबह में उठती है, टहल लेती है छत पर, फिर गाना वाना सुन लेती है, फिर पढ़ती है, फिर नहा हुआ के पूजा वूजा करके फिर खाना वाना खा के फिर सोती है, फिर पढ़ती है, वैसे फिर पढ़ती है सामने। फिर खाना भी मन करता है तो बोलेगी मम्मी आज खाना बनाएंगे हम खुद।
खुशी रहती है, खुश रहता है वो अपने खुद बनाएगी खाना। तो मम्मी हमको आज खाना बनाने दो। खुशी के ना बात है, अब ये रोना का ना फेल करती तो ना आदमी रोता है, ये तो खुशी के बात है। प्रियांगी आगे चलकर यूपीएससी परीक्षा क्लियर करना चाहती है, लेकिन फिलहाल बीपीएससी की कामयाबी का जश्न मनाने का समय है। तो प्रेरणा की आवाज में ये थी सीतू तिवारी की रिपोर्ट। आज के इस पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल यानी कि शुक्रवार को, और समय तो आप जानते हैं 7:30 बजे आना बिल्कुल आप नहीं भूलते। हमें भी आपका इंतजार रहता है। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी जी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे जल्द मुलाकात होगी। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर हमें धन्यवाद कहने का मौका दीजिएगा। नमस्कार।